हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के टॉपिक आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो देखिए, इस पे हम लोग ने आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखा था, समझा था कि वो कैसे उन सारे रिजल्ट्स को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करती है, जहां पर कि हमें ये देखने को मिला था कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जो फोटो करंट है वो बढ़ता है, और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका, बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखकर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमें बढ़ाना होता है, या कह लीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम लोग देखें, जो काइनेटिक एनर्जी है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ी हुई है। ठीक है, फिर ये भी हम लोग ने आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से समझा कि जैसा कि हम लोग ने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि जो टाइम लैग होता है, एक तरीके से वहां पर जो टाइम लैग सोच रहे थे हम कि होना चाहिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो वहां पर मौजूद नहीं था। यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे उसमें ये देखा गया था कि नो टाइम लैग, किसी भी तरीके का वहां पर टाइम लैग मौजूद नहीं था। ठीक है, और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से ये भी चीज निकलकर आई थी। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर। तो यही सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस करी थी, और फिर वही फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग ने देखा था कि कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां पर कि ये जो इक्वेशन है, अगर आप इसको देखें तो ये इक्वेशन कैसी दिख रही है हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स पर। ठीक है, यानी कि ये हो गया y, ये हो इक्वल, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये यहां पर मतलब प्लस की जगह माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस लगाकर इसको माइनस इस तरीके से बोल सकते हैं, माइनस ये करके। तो माइनस यहां पर हमारा आ जाएगा c एक कांस्टेंट। यानी कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये जो h बाई ई है ये हमारी होगी वैल्यू किस चीज की, इस ग्राफ के स्लोप की। ठीक है, क्योंकि ये स्लोप के बराबर है h बाई ई। तो जब ऐसा रिजल्ट आया तो मिल्कन को लगा कि ये जो इक्वेशन है वो आइंस्टीन ने सिर्फ ऐसे दे दी है, तो इस पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना एम बनाया आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को गलत प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसको डिसप्रूफ करने के लिए उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको स्टार्ट किया। तो 1906 से लेकर 1916 तक, 10 सालों तक मिलकर ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, इस एम के साथ कि वो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डिसप्रूफ कर देंगे। उन्होंने मेजर किया स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड फॉर सोडियम, और जो ई की वैल्यू नोन थी वहां से उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करी, जो कि निकल कर आ रही थी बहुत ही क्लोज उस वैल्यू के, जहां पर कि हमारा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि उन्होंने h बाई ई की वैल्यू ग्राफ से निकाली, ई की वैल्यू पता ही थी। ठीक है, तो ई की वैल्यू जाकर यहां पर मल्टीप्लाई कर दी तो एच की वैल्यू निकलकर आ गई। इस एच की वैल्यू को देखा गया कि ये इसके बराबर था, नियर अबाउट। तो इस कारण से ये हुआ कि जो इक्वेशन है वो सही दे रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू निकल कर आया था 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये एकदम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आया था। ये यूज करी थी किसने, ये वैल्यू यूज करी थी प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने इस चीज को नाम दिया था, इस वैल्यू को नाम दिया था कि एक सिर्फ उन्होंने ग्राफ को बनाने के लिए इस वैल्यू का यूज किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यही था, बट एक्चुअली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो अब मिल्कन ने एक डिफरेंट पूरे एक्सपेरिमेंट से इस वैल्यू को फाइंड किया, और प्लैंक ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पर इस वैल्यू को यूज किया था उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बात एस्टेब्लिश हुई कि जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो गलत नहीं है। तो इन दिस वे इन 1916 मिल्कन प्रूव्ड द वैलिडिटी ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डिसप्रूविंग इट। वो उसको डिसप्रूव करना चाह रहे थे, बट उसको क्या कर गए, प्रूव कर दी उन्होंने कि वो सही है।
इस वजह से फिर उनको दोनों को ही जो नोबेल प्राइज था वो मिला था। So the successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis of light quanta and the experimental determination of value of h and phi naught in agreement with the values obtained from other experiments led to the acceptance of Einstein's picture of photoelectric effect। अब क्योंकि हुआ क्या कि आइंस्टीन ने तो सिर्फ थ्योरेटिकल ऐसा उन्होंने अपने जो उनको समझ पे आ रहा था, उन्होंने एक पिक्चर सबके सामने रखी कि ऐसा हो सकता है। फिर मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एच की वैल्यू निकली, फाई नॉट की वैल्यू निकली, और इन दोनों की वैल्यू एक डिफरेंट एकदम एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज निकल कर आ रही थी वो इन वैल्यूज के साथ मैच कर रही थी। यानी कि जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं सही है। तो इस तरीके से मिल्टन वेरीफाइड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन विद ग्रेट प्रिसीजन फॉर अ नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज। और उन्होंने मतलब बहुत ढेर सारे एल्कली मेटल्स लिए, बहुत ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज लिए और सबके ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, तो जब बहुत ढेर सारे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किए और उन सभी ग्राफ का h बाई ई की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू निकाली, उसको निकालने के बाद e से मल्टीप्लाई किया यानी h बाई ई की वैल्यू निकालकर जब उन्होंने इस e का इधर मल्टीप्लाई किया तो हमें h की वैल्यू पता, मतलब e को उधर मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू पता चल गई। और इन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू हर एक एल्कली मेटल और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए वो वैल्यू यही थी, स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि। तो इस कारण से यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो सही है। तो अगर आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सही है तो उन्होंने जो शुरुआत में माना चीजों को कि जो हमारा एनर्जी और जो मैटर होता है यानी कि रेडिएशन और मैटर का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, वो कैसा होता है, डिस्क्रीट फॉर्म पर होता है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जब ये सारी इस तरीके की चीजें हुई तब जाकर ये हुआ कि देखो जो लाइट है वो हमारी पार्टिकल नेचर है उसको। तो जो अब बात आई वो ये आई कि अगर पार्टिकल नेचर है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा उस लाइट या रेडिएशन को एज अ फोटोन अगर हम लोग देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो दैट लाइट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच ऑफ एनर्जी एच न्यू। हर एक पैकेट की एनर्जी या जो क्वांटा होता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। ठीक है, और इस एनर्जी पैकेट या क्वांटा ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन। तो लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी या लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑल्सो एसोसिएटेड विद मोमेंटम। इसका अगर इसके मोमेंटम की अगर बात की जाए, देखो एक फोटोन है अगर हमारा जो कि हमारा रेडिएशन का पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो इसके मोमेंटम भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एनर्जी तो हो गई एच न्यू और इसका जो मोमेंटम हो गया वो हो गया एच न्यू बाई सी, जिसको कि लिखा जा सकता है यहाँ पर एच बाई लेमडा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी जा सकती है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एच बाई लेमडा मिलेगा। यानी कि फोटोन है तो फोटोन का एनर्जी और फोटोन की हमें मोमेंटम पता चल गया क्योंकि फोटोन हम मान रहे हैं कि वो पार्टिकल है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन पर आते हैं। तो वो जो फोटोन है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, और वो उसकी इंटेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में रेडिएशन की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं। तो इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, की ऐसा लगता है जैसे फोटॉन से मिलकर बना है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है और मोमेंटम हमारा होता है इतना, यानी P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, जहां पर कि C स्पीड ऑफ लाइट है। उसके बाद यहां पर इनकी एक अगर फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करें, वेवलेंथ लेमडा हो सकती है। तो एनर्जी हमारी लिखी जा सकती है एक नए टर्म्स पर और वो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है एच सी बाई लेमडा। ये किसको लिख रहे हैं हम, इसी को, इसी एनर्जी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा है और P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी है, जो कि बन जाता है एच बाई लेमडा। ठीक है, डिफरेंस है, यानी कि P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा
यहां पर होता है। और अगर ई की बात करें तो ये है h बाई लेमडा इंटू सी, यानी कि P इंटू सी। ये कुछ यहां पर ऐसा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये सारी क्वेश्चन जो लिखी हुई है ये फोटॉन्स के लिए। किसके लिए? फोटॉन्स के लिए। क्लियर? अब आगे, जो ये फोटॉन्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एकदम। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने लगा दी तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, अगर हम लोग फोटोन और पार्टिकल की कोलिजन की बात करें कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, फोटोन भी हमारा फोटोन है, वो रेडिएशन का पार्टिकल है, एक तरीके से उसको माना जा सकता है। बट पार्टिकल जो हमारा क्लासिकल इमेज है दिमाग में चीजों को लेकर, तो पार्टिकल फोटोन, ठीक है, पार्टिकल फोटोन का कोलिजन अगर हम लोग देखें तो जो टोटल एनर्जी होती है और टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। वो कैसा होता है? हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जैसे कि हमारी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर अगर 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, 100 फोटॉन्स आकर फॉल हो रहे हैं, तो वो 100 फोटॉन्स आकर लेट अस सपोज 100 इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो 100 इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद होगा क्या कि ये फोटॉन्स, इनके पास जो एनर्जी है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे और मोमेंटम ट्रांसफर कर देंगे। तो जो उनका कह लीजिए कि एनर्जी और मोमेंटम है, तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम वो तो कंजर्व रहेगा। बट अब क्योंकि ये फोटोन आकर यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ भिड़ेगा और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण से होगा क्या कि वहां पर जो फोटोन है वो खत्म होगी। तो अगर यहां पर 100 आ रहे होंगे और अगर वहां पर 50 पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो हम ये देखेंगे कि जो फोटॉन्स का नंबर है वो कंजर्व्ड नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि वो टकराए और टकराने के बाद भी 100 नंबर बचे रहे। फोटॉन खत्म हो सकता है। तो हाउ एवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। कोलिजन में जरूरी नहीं है कि जो फोटॉन्स है वो कंजर्व, फोटॉन के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये कंजर्व्ड हो, ये जरूरी नहीं है एक कोलिजन में। ठीक है, यहां तक एनर्जी और मोमेंटम, यानी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहते हैं, बट यहां पर हमारा जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कंजर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि द फोटॉन्स में बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटॉन्स में बी क्रिएटेड। या तो वो एनिहिलेट हो जाएगा या तो क्रिएशन हो जाएगा उसका। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे कंजर्व्ड रहेंगे कि 10 आए थे तो 10 बचे रहेंगे। 10 आए थे, हो सकता है एक ही बचे, 2 बचे या एक भी ना बचे। बात समझ में आ गई? यहां पर ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें थी जो हमें फोटॉन्स को लेकर समझना है कि क्या होता है। और चीज जो फोटॉन, अगर फोटॉन पिक्चर ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो उस पूरे रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, उस पूरे रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो हमारी डिफाइंड होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यानी किसी एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं एक सेकेंड में, वो हमारा कहलाता है इंटेंसिटी। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, वही हमारा कहलाता है इंटेंसिटी। ठीक है, ये चीज देखिए, एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, द पावर एमिटेड इज दिस। तो देखो, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात हो रही है, यानी कि मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमैटिक से मतलब है कलर से, तो ये हमारा आ जाएगा लेमडा, एक सिंगल वेवलेंथ की यहां पर लाइट है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, या आप बोल सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर,
लेजर से प्रोड्यूस हो रही है, द पावर एमिटेड इज दिस, जो पावर एमिट हो रही है वो है 2 इंटू 10⁻³ वॉट। अब हमें बताना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन द लाइट बीम और हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। पर सेकेंड कितने फोटॉन्स वहां पर एमिट हो रहे हैं, पर सेकेंड कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है वॉट, ये क्या दिया हुआ है, पावर, पावर यानी कि एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, ये हो गई हमारी पावर। तो एनर्जी पर यूनिट सेकेंड से हम लोग अगर देखें तो वहां पर ये चीज निकल कर आ जाएगी कि हमारे पास जो लेजर है वो इतनी पावर एमिट कर रहा है। अब ये एक फोटोन के एमिट करने से नहीं होगा, यहां पर क्या होगा कि अगर ये लेजर है तो इसने क्या किया होगा, बहुत ढेर सारे फोटॉन्स यहां से एमिट किए होंगे। ठीक है, बहुत ढेर सारे फोटॉन्स एमिट किए होंगे। तो वो जो उन्होंने बहुत ढेर सारे फोटॉन्स एमिट किए होंगे वो सारे फोटॉन्स मिलकर इतना वॉट पावर क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें इसको देखें, ये जो लिखा हुआ है ये है 2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है। तो अगर हमें एनर्जी पता है, अगर हमें एनर्जी पता है और एक फोटोन की एनर्जी पता चल जाए, एक फोटोन की एनर्जी अगर हमें पता चल जाए, यानी कि h इंटू ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फोटोन की एनर्जी पता चल जाएगी, और एक फोटोन की एनर्जी से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से सारी चीजें हमारी निकल कर आ जाएंगी। तो हमें पहले बताना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन द लाइट बीम, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो वो यहां से पता चल जाएगी। उसके बाद हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, हमें फिर नंबर बताना है, ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, तो एक सेकंड में कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी निकालिए, उसको टोटल जो हमारे पावर है उससे डिवाइड, इसको डिवाइड करिए उस हमारे एक फोटोन की एनर्जी से, तो हमें नंबर पता चल जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, ई हो गया इतना, न्यू हो गया इतना, जो कि मिलकर बना देगा इतना 3.98 इंटू 10⁻19 जूल। इसको अगर हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी वाला, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो पावर होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये जो एनर्जी है वो बनी है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी और इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स करने से हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जब टाइम से, इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम से तो वही हमारा पावर आ जाएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करें, इसको देखो वैसे पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर, तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर एच न्यू से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि पावर को एच न्यू से डिवाइड कर दें एक फोटोन की एनर्जी से, तो हमारा काम बन जाएगा और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड निकलकर आ जाएंगे। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो एन इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, ये लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, तो 2 इंटू 10⁻³ वॉट्स डिवाइडेड बाय 3.98 इंटू 10⁻19 जूल्स, जो कि हमें दे रहा है 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पे, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। अब हमें देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन हमारा होता है फाई नॉट, और फाई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, क्योंकि ये क्रिएट करता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम इज, आसानी से निकल कर आ जाएगा, अभी निकाल कर देखते हैं इसको। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉड टू जीरो बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ बतानी है इंसिडेंट लाइट की, अगर फोटो करंट क्या हो उसको पास लाया जाए। ठीक है, वो भी कैसे, किस वैल्यू के पास, जीरो के पास। तो वेवलेंथ क्या होगी, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो, अगर फोटो करंट को हम क्या करें, नियर टू जीरो लेकर आए बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस। क्या क्या मतलब होगा वहां पर,
ठीक है, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, 0.60 वोल्ट्स। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे हमें बताना है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी है। तो वेवलेंथ बताने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो हमारा रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है हमारी वेवलेंथ से। तो हमें वेवलेंथ अगर बताना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पर जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है उससे क्या करें, इसको फाइंड कर लें, फ्रीक्वेंसी को और वहां से वेवलेंथ को। तो देखिए, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी दिस हमारे वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 6.36 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये जूल सेकेंड्स पर है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर है, तो इसको भी हम लोग जूल्स पर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर डिवाइड कर लेंगे। तो ये जूल्स पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर जूल्स पर ये कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये चीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना था, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है इंसिडेंट लाइट की। तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कैसे फॉर्म की जाएगी, अब बताइए। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ कैसे फॉर्म करी जाएगी, फाउंड करी जाएगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो यहां पर लिखा कुछ भी हो कैसे भी फॉर्म पर, आपके पास एक ही इक्वेशन है और वो है के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहां पर इस इक्वेशन से आप हर एक चीज को बना सकते हैं, किसी तरीके की इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, और जो के ई है उसको आप लोग लिख सकते हैं ई वी नॉट, है ना। आप नहीं चाहते एच न्यू नॉट लिखना, तो ये बन जाएगा हमारा एच न्यू माइनस फाई नॉट ई वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। मतलब एक ही इक्वेशन है, उसी के सारे फॉर्म है। तो आपको हर एक चीज को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करना है तो वेवलेंथ के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें निकल आएंगी। कैसे कैसे, यहां पर आपको बस इतना ध्यान देना है कि हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाए जिससे कि काम बन जाए। तो बस वही चीज यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये हो सकती है जैसे ये लिखी हुई है, और इसी को अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा यहाँ पर कुछ ऐसा, ये वाली इक्वेशन जो है ये बन जाएगी यहाँ पर ई जो ई है उसको डिवाइड पे ले आइए, तो वी नॉट और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ई डिवाइड पे, तो बच गया एच बाई ई। या फिर अगर ना भी लाना चाह रहे हो उसको तो ऐसे रख कर रख दीजिए, ये आ जाएगा, और ये जो फ्रिक्वेंसी ये बन जाएगा सी बाई लेमडा। ठीक है, ये बन गया सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। अब यहां से फाई नॉट इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा अब चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पे, और ये पूरा टर्म आ जाएगा नीचे डिवाइड पर, तो हो जाएगा एच सी बाई ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो ये लेमडा हमारा निकल कर आ गया इस तरीके से। तो 19.89 इंटू 10⁻26 जूल मीटर डिवाइडेड बाई यहां पर ई वी नॉट की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखी, क्योंकि हमें देखो फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। दूसरा जो हमें ई वी नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, हमें देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है 0.60 वोल्ट्स। तो इस पे इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा कि कितनी एनर्जी वहां पर है उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ई का मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी बन जाता है कि इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस एनर्जी को हमने इस एनर्जी के साथ जोड़ दिया,
तो यहाँ पर हमारा ये चीज निकलकर आ गई और इससे डिवाइड किया तो ये बन गया 454 नैनोमीटर्स। तो वेवलेंथ निकल कर आ गई 454 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हमारा ये हो गया कि जो लाइट है वो हमारी वेव और पार्टिकल दोनों है। बट लुई डी ब्रॉय ने एक चीज एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये बताया कि जो हमारा मैटर है जिसको कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक मैटर या ये एक मैटर, मैटर, तो ये सब के सब क्या है, ऐसे हैं जो कि देखने में तो हमें लगता है कि पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल नेचर है, हमारे पास मोमेंटम है, हम मूव कर रहे हैं, ये सब है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस जगह मतलब इस यूनिवर्स में मौजूद है उसमें दो नेचर होते हैं, यानी कि अगर हम पार्टिकल की बात करें तो उसके पास वेव नेचर होता है और जो वेव होता है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। तो यहां से उन्होंने ये किया कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इंप्लाइज दैट पार्टिकल्स ऑफ नेचर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, ये भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस ये थी 1924 में इन्होंने डी ब्रॉय ने दी थी कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनपे मोमेंटम p है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, ये होती है वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज उन्होंने दिया। और ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में जो लैम्डा है वो है डी ब्रॉय वेवलेंथ, हम उसको बोलते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m है मास ऑफ द पार्टिकल और v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए इसमें गौर से कि जो लैम्डा है वो रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर, जो लैम्डा है वो रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को, और जो p है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर को। तो लुई डी ब्रॉय ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक ही इक्वेशन पर ला दिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि जो रेडिएशन है वो तो उस पे दो नेचर तो शो हो ही रहे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वो तो शो हो ही रहे। मैटर्स भी, यानी कि जो हमारे मटेरियल पार्टिकल हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, चीजें देखते आ रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो चीज मौजूद है जिसको कि हम छू सकते हैं, वो भी अगर मूव करें तो उनमें क्योंकि मोमेंटम आ जाएगा और मोमेंटम आने की वजह से उस पर वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज उन्होंने देखा क्या उन्होंने बताया, ये चीज बताई। तो ये जो रिलेशन था डी ब्रॉय का, वो फोटॉन्स के द्वारा जो था वो सेटिस्फाई किया जा रहा था। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि हम लोग हैं या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इनको अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हमें उन पे वेवलेंथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है कि उनको मेजर किया जा सके। हम लोग जब मूव करते हैं तो हमारे पास भी एक वेवलेंथ होती है, बट उस वेवलेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो वेवलेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है कि उसको मेजर किया जा सके। दूसरा, जो वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा एक सिग्निफिकेंट हो गया जब हम लोग सब एटॉमिक डोमेन में जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके मूवमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उनकी स्टडी पार्टिकल मान के नहीं करते हैं, हम लोग उनको वेव मानकर करते हैं। और वो भी मतलब आगे चलकर तो ये है, फिर ना तो हम उसको वेव बोलते हैं ना तो पार्टिकल बोलते हैं उनको, फिर हम लोग स्टेट वेक्टर करके आगे चीजें सॉल्व करते हैं, वो अलग चीज है। बट यहां पर कहने का मतलब कि हम लोग सिंपल सा ये मानते हैं कि जो लाइट है उसके दो नेचर है, मैटर के भी दो नेचर है। जो मैटर जिनका की मास बहुत ज्यादा है उस केस में, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इस वजह से उनमें दिखाई नहीं देता। जबकि जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, और डेविसन जर्मन ने इस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया था, बट अब वो आपके सिलेबस में नहीं है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहां तक ये बात निकल कर आ गई डी ब्रॉय जो हमारा ये हाइपोथेसिस है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
आगे हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं सब एटॉमिक डोमेन में, वहां पर ये बहुत अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे बहुत ही एक कह लीजिए वैल्यूएबल इंसाइट मिली चीजों को समझने में। ठीक है कि रेडिएशन तो दो नेचर का था ही, मैटर भी अब हमारा दो नेचर का हो सकता है, ये उनकी हाइपोथेसिस थी और डेविसन जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट था वहां पर ये चीज हमारी प्रूफ हो गई थी। ठीक है, तो अब इस पे एक और एग्जाम्पल करते हैं और इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट 5.4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स de Broglie wavelength, a ball of mass इतना ग्राम traveled at इतना मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स de Broglie wavelength। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है इतने स्पीड से और एक बॉल जो कि मूव कर रही है इतनी स्पीड से, इतने उसका मास है, तो हमें दोनों की de Broglie wavelength निकालकर देखनी है। तो सबसे पहले हमें देखो, अगर de Broglie wavelength निकालना है तो मोमेंटम निकालना होगा। मोमेंटम के लिए m/v करेंगे, तो यहां पर मोमेंटम हो जाएगा mv। तो मास हो गया 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम और वेलोसिटी हो गई 5.4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया इतना, यानी कि ये निकल कर आ गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी de Broglie wavelength निकल कर आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां पर कि h हो गया यही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइड कर दिया हम लोग ने इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से, जो कि हमें दिया इसने 0.135 नैनोमीटर्स, और ये ऑब्जर्वेबल है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद फिर आता है ये कि हमें वो मूविंग बॉल के मोमेंटम के बारे में बात करनी। तो देखो मास कितना है 0.150 किलोग्राम और स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलकर कितना बना 4.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे, मतलब इससे जब डिवाइड करेंगे h को, तो 6.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस, जो कि हमें दिया वेवलेंथ की वैल्यू इतना, तो 1.47 into 10⁻34 मीटर्स, और ये कितना निकल कर आया हमारा 0.135 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा वेवलेंथ है और इसका वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है इसके ऑर्डर्स पर मतलब अराउंड 19 ऑर्डर्स का फर्क है। ठीक है, 18-19 ऑर्डर्स का फर्क है। तो ये बहुत छोटा है वेवलेंथ, जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यही रीजन है कि डे टू डे लाइफ पे जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, उनका जो मोमेंटम होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण से हमारा एक तरीके से मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से कि जो हमारा उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। मोमेंटम जो कि बहुत ज्यादा होता है, जो तो वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते जो डे टू डे लाइफ में है उनका, क्योंकि मास हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो मोमेंटम ज्यादा, जिसके कारण से हमें वहां पर वेवलेंथ बहुत बहुत ज्यादा छोटी मिलती है। आपने देखा 10⁻34 है और ये नैनोमीटर्स पर है 10⁻9 मीटर्स पर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे चैप्टर फिनिश हुआ, जहां पर कि हम लोग ने सीखा कि किस तरीके से जो रेडिएशन है उसके दो नेचर होते हैं और साथ में मैटर के भी दो नेचर होते हैं। तो आई होप जो आपको ये लेक्चर था वो समझ पे आया होगा और ये जो चैप्टर्स पे मैंने डिस्कशन किया वो सारा समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।